हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, मैं तीनों बताऊंगा। और जो क्वेश्चन है पिछले मैंने 2-3 साल जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर हुए जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उसके जो सिलेबस डिजाइन हुआ है उस बिहाफ पे कुछ टॉपिक निकाला, उस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसको मैंने देखा है। तो आओ एक एक करके हम लोग देखते हैं और उसमें कुछ चीजें कैसे आपको समझना है, टू द पॉइंट अगर होगा तो वहीं पे समझा देंगे। तो इसीलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर या जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, और ये हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन चेंज होने पर क्या उसके रेट में चेंज आएगा। तो ये हमारे पास बेसिक सा है। उसके बाद है डिफाइन द लिगेंड। हमारे पास लिगेंड को डिफाइन कीजिए। लिगेंड क्या होता है? जो लोन पेयर डोनर होता है। या हम लोग ऐसे समझे, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी ऐसे बनती है कि हमारे पास पूछ दे कि बताओ ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या है, ट्राइडेंटेट। या हमसे पूछ दे बताओ एम्बीडेंटेट क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। या बहुत फेमस एक क्वेश्चन है ईडीटीए के बारे में, बहुत फेमस है। क्या है? ईडीटीए, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इसका स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। ठीक है। उसके बाद है कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर बेसिकली या कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं, कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। या हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी इसको बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास दोनों गैसियस है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है, हम लोग कहते हैं ना मीन वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं उसका रूट निकालते हैं, उसको लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चौथा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगेन हमारे पास कोऑर्डिनेशन से है। या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या इयान। इयान हमसे पूछता नहीं डेफिनेशन। मैंने देखा है जब हम लोग पहले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आजमगढ़ या मऊ जो आसपास जिले में है, तो यहाँ पे आता था इयान को कैलकुलेट करना आता है। और एक आध बार कभी पूछा होगा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। अदरवाइज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए ज्यादा पूछता है। कोई एक कंपाउंड दे, जैसे एग्जांपल तौर पे आप तो दे दे FeCN6-4, ये हमारे पास क्वेश्चन, या -4 दे दे, तो हमसे पूछे कि बताओ कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पूछ दे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शॉर्ट में भी बहुत पूछा है, बहुत बार चार्ट में पूछा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात होती है, तो उसको लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। या यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन से टॉपिक निकलता है, चिलेट इफेक्ट। क्या निकलता है? चिलेट इफेक्ट। कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ रिंग इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, या चिलेशन बोलते, सॉरी। माइक्रो स्टेट, ये जो टर्म है माइक्रो स्टेट, ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ग्राउंड टर्म सिंबल, ये भी डेफिनेशन नहीं पूछ सकता। मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी डेफिनेशन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। अब ये क्या पूछेगा? कोई एक एलिमेंट, जैसे एग्जांपल तौर पे दे दे कि बताओ D1, बताएगा कि D1 कंडीशन में बताओ माइक्रो स्टेट क्या है, ग्राउंड टर्म सिंबल क्या होगा D1 का। ऐसे ही मैग्नेटिक मोमेंट निकालेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे आपसे दे दे कि क्रोमियम +3, या हमारे पास दे दे कॉपर +2, या हमारे पास दे दे Fe+2। इन सब में हमारे पास बताइए कि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे हम लोग स्पिन ओनली फार्मूला का इस्तेमाल करके। ग्राउंड टर्म सिंबल पूछ सकता है, या ग्राउंड टर्म पूछ सकता है, या माइक्रो स्टेट पूछ सकता है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन क्या होता है? या क्यूरी-वीज लॉ, ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट में है, क्यूरी के लॉ है, तो वहां पे ये दोनों टॉपिक बड़ी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। देखो जो लिक्विड क्रिस्टल होता है उसमें एक कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होता है, तो उसके बारे में कि कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। या यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको ऐड कर देता हूं, ये शॉर्ट में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड क्रिस्टल में डिफरेंस, कि हमारे पास कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, या सॉलिड लिक्विड और लिक्विड क्रिस्टल में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल में से ये सबसे जो एक लिक्विड
स्टेट है उसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन मिलता है मेरे अकॉर्डिंग वो यही क्वेश्चन मिलता है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। शॉर्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद है Fe(CN6 -3 इज पैरामैग्नेटिक बट Fe(CN6 इज -4 इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे, अब ऐसा क्वेश्चन किसी भी कंपाउंड के साथ कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, या यहाँ पूछ सकता है कि ये कलर्ड होता है ये कलरलेस होता है, दोनों है, ये कलर्ड होता है ये कलरलेस होता है। तो ये कंडीशन बनती है ऐसे, जनरली तो यही दिया गया है, या कॉपर का कोई कंपाउंड दे देते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन मिल जाता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक या कलर्ड एंड कलरलेस से। उसके बाद है मीन फ्री पाथ क्या हो सकता है, कि मीन फ्री पाथ क्या होता है भाई, कोलिजन, जब दो गैस के पार्टिकल कोलिजन करते हैं, कोलिजन करने के बाद वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको बोलते हैं कोलिजन पाथ। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट बेसिकली हम लोग जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में। उसके बाद या इसकी यूनिट बड़ी फेमस है, जैसे लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे पेपर महाराजा सुहेलदेव का, तो उसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछा था। उसके बाद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है, उसके बीच में रिलेशन निकालिए या उसको डिफाइन करिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इन दोनों की डेफिनेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। बहुत यूनिवर्सिटी में, जैसे रज्जू भाई यूनिवर्सिटी है, इसमें अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है इसमें रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी शॉर्ट में पूछा था, किसे पूछा था, शॉर्ट में। तो आप लोग इसको देख लीजिए, जगह जगह पे क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, ये मेरे अकॉर्डिंग वेरी शॉर्ट में बड़े अच्छे क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद जो महाराजा सुहेलदेव का यूनिवर्सिटी का जो रिसेंट ईयर का पेपर था जो अभी पिछला हुआ था, अगर उसका क्वेश्चन मैं अभी शाम तक आपको ऐड कर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कि आप जानते हैं कि 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लगभग 5, 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको 5 करने होते हैं। तो उसमें हम लोग 8-9 क्वेश्चन लिखे हैं और उसमें से देखते हैं कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन था उससे बहुत कम क्वेश्चन उठाया, मैं ये जानता हूं, आप मान के चल रहा हूं कि आप जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया उसको तो आप एक बार देख के ही जाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑलरेडी होते हैं, उसमें से एक आध दो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने। तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत कम, इस जो गेस्ट पेपर मैंने बनाया अपना उसमें लिया है। तो हम लोग देखें एक एक करके। सबसे पहले गिव द अकाउंट ऑफ एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ सकता है कि एलएस कपलिंग क्या होता है। उसके बाद हमारे पास है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन वैन डर वाल कांस्टेंट एंड क्रिटिकल कांस्टेंट, यानी वैन डर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट क्या होता है। वैन डर वाल जो इक्वेशन होता है ये भी बहुत फेमस है कि वैन डर वाल इक्वेशन क्या होता है, जिसको हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए इस चैप्टर के अंदर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो भी आ चुका है, उसके बाद जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे जो गैसियस लॉ बना था वो भी आ गया है, दोनों पिछली बार आया था। तो इस बार आइडियल गैस इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैन डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको फेवर किया। उसके बाद है डिफाइन द फेज रूल। ये दो क्वेश्चन जो इसमें है, तीसरा और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपका सब कुछ ठीक रहा तो दोनों क्वेश्चन मिल सकता है, अगर आपका ना ठीक रहा तो एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा। अब यहाँ पे डिफाइन द फेज रूल, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि डिफाइन द फेज रूल, कि हमारे पास फेज रूल क्या होता है। उसके बाद ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ H2O। देखिए यहाँ पे ना जो H2O है ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। कितने कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट। तो इसी से मिलता जुलता आता है CO2। क्या आता है, CO2। आप अगर चाहें तो H2O को पढ़ेंगे, तो अगर आपसे CO2 का पूछ देगा तो भी आप कर लेंगे, बस आपको टेम्परेचर देखना है और प्रेशर देखना है कि जो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट आता है CO2 का और H2O का, वो ट्रिपल पॉइंट है क्या। देन उसके बाद दोनों का जो फेज डायग्राम होता है वो सेम होता है, जो उसके अंदर पॉइंट लिखने होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसीलिए आप H2O पे फोकस कीजिए, लेकिन आप CO2 का ट्रिपल पॉइंट दे के जाइएगा। अगर H2O ना आके CO2 आ गया तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत, जहां H2O होगा वहां CO2 कर दीजिएगा, बस ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा सा चेंज होता है। तो इसीलिए हमने कहा ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, फेज रूल क्या होता है, इसी को एक और नाम से पूछते हैं गिब्स फेज रूल। क्या होता है, गिब्स फेज रूल, ठीक है, इसको गिब्स फेज रूल भी बोलते हैं। तो ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ H2O या CO2। इसी में 1 कंपोनेंट सिस्टम आता है सल्फर का, सिर्फ किसका आता है, सल्फर का भी आता है, ये तीनों। लेकिन आपके सिलेबस में जो मैंने देखा है वो H2O और CO2 है, लेकिन
बाय द वे क्या पूछ दे, H2O, CO2 और सल्फर। आप सिर्फ सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि ट्रिपल पॉइंट या फेज डायग्राम, आप एक बार ओपन करिएगा, देखिएगा तीनों का सिमिलर है, बस ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों आपको साथ मिल सकते हैं, मैंने OR करके इसलिए लगा दिया ताकि आप मतलब दोनों में से कोई एक तो 100% पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोनों भी आपके पेपर में आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर दोनों पे आया था, तो इसीलिए इस साल भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द फेज, फेज क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकता है, फेज क्या होता है, कंपोनेंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरी शॉर्ट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फेज क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं। एंड ड्रा द फेज डायग्राम ऑफ Bi कैडमियम। देखिए जो बिस्मथ और कैडमियम है, ये हमारे पास टू कंपोनेंट सिस्टम है। कैसे सिस्टम है, टू कंपोनेंट। यहां पे आपसे पूछ सकता है लेड और Ag का, लास्ट ईयर लेड और Ag का आया था, इसलिए इस साल बिस्मथ और कैडमियम का। अगर आप देखें दोनों का फेज डायग्राम, बिस्मथ और कैडमियम का, ये भी 95% सिमिलर है, बस हमारे पास यहां जैसे ट्रिपल पॉइंट होता है, यहां पे होता है यूटैक्टिक पॉइंट। क्या होता है, यूटैक्टिक पॉइंट। इसका यूटैक्टिक पॉइंट अलग होता है और इसका जो यूटैक्टिक कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, जिसको हम लोग यूटैक्टिक मिक्सचर बोलते हैं, इसका रेशियो अलग होता है, इसका रेशियो अलग होता है, बस इतना सा फर्क है। यानी इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 94:6 होता है, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो ये 40:60 होता है। ये रेशियो का फर्क होता है, यूटैक्टिक पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो में आइडियो नहीं आई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको दोबारा से लिखना पड़ा। देखिए क्या है, हमने कहा कि हमारे पास है IUPAC नॉमेनक्लेचर, 3 क्वेश्चन हो गया था। IUPAC नॉमेनक्लेचर, देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर को हम लोग यहाँ पे कोई रूल नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे पूछेगा कि बताइए कि IUPAC 4-5 कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि बताइए इसमें ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर पर्टिकुलर किसी कंपाउंड का बताना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कौन सा कंपाउंड पूछ दे उसका रूल तो सेम होता है, तो वो किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर पूछ सकता है। मैं अभी लास्ट में लिख दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको यानी जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका पूछा जाता है बार बार रिपीट करता है उसको लिख दूंगा। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में हमारे पास यहाँ पे आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें हमारे पास एक आता है आयनाइजेशन, उसके बाद हमारे पास आता है लिंकेज, और एक आता है कोऑर्डिनेशन। ये 3 आइसोमेरिज्म बहुत फेमस है, इन तीनों के बारे में देख लीजिए। और उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर में जैसे मैं कुछ कंपाउंड बता दूं आपको, K4FeCN6, ऐसे ही K3FeCN6, ऐसे ही एक हम लोग दे देते हैं CrNH3 का होल थ्राइस Cl3, यहां पे देख लेते हैं। एक ऐसे ही हम लोग एक थोड़ा सा बहुत ब्रिजिंग कंपाउंड का बहुत पूछता है, तो एक ब्रिजिंग कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे CONH3 का होल 4, उसके बाद यहाँ पे NH2, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे CO, फिर यहाँ पे हमारे पास NH3 का होल 4, उसके बाद ये हमारे पास हो गया SO4। ये ऐसे कुछ कंपाउंड आप अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सबका रूल सेम होता है, तो आप अगर रूल जानेंगे तो किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल आयन का नाम लिखते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्क्वायर में अंदर लिगेंड लिखते हैं, लिगेंड एक से ज्यादा है तो अल्फाबेट में लिखते हैं, ये हमारे पास होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आर्हेनियस इक्वेशन। जैसे आर्हेनियस इक्वेशन में हम लोग देखें तो आर्हेनियस इक्वेशन रिसेंट ईयर में आपके पेपर में पूछा था, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, टेंपरेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास पूछे कि टेंपरेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन में किस नाम से पूछता है, वो किस तरीके से पूछता है, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ड्राइव द वान ट हाफ इक्वेशन फॉर रिएक्शन आइसोथर्म, कि वान ट हाफ जो हमारे पास वान ट हाफ इक्वेशन होता है वो रिएक्शन आइसोथर्म कंडीशन के लिए आप एक्सप्लेन कीजिए। या पूछ सकता है कि मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का जो रूल है, जो फार्मूला है, उसको डिफाइन कीजिए। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, देखिए वीबीटी इसलिए लिख दिया क्योंकि रिसेंट ईयर में सीएफटी पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? सीएफटी पूछा हुआ है, इसीलिए हम लोग वीबीटी पे फोकस करते हैं। सीएफटी इसी साल पिछले साल पूछा था, तो इस साल भी पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ आप सीएफटी का अगर देखना हो तो आप एडवांटेज देख लीजिए। क्या देख लीजिए? एडवांटेज देख लीजिए, सीएफटी का एडवांटेज क्या है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी लिस्ट है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको उसी में बीच में लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में 2-3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो इस तरीके से आप इतने क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? इसको नोट कर लीजिए।
अब लॉन्ग क्वेश्चन करके एक करके देख लेते हैं और उसको समझते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 4-5 आता है, जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, तो इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का भी होता है और इसीलिए हम लोग को टाइम भी ज्यादा लेता है अगर समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए हम उसको बहुत टू द पॉइंट देखें। सबसे पहले हमारे पास डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है ये हमको मिल जाएगा सीएफटी के रिगार्डिंग। सीएफटी ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा। ऑक्टाहाइड्रल और स्क्वायर कॉम्प्लेक्स, या इस तरीके से हमारे पास पूछते हैं कि भाई ये टेट्राहाइड्रल क्या है, ऑक्टाहाइड्रल या स्क्वायर। देखें मोस्टली इन दोनों को ज्यादा पूछता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को अपने इस पेपर में ऐड किया हुआ है। या एक क्वेश्चन आप वेरी शॉर्ट का इसी टॉपिक से ऐड कर सकते हैं कि आपसे 2 कंपाउंड दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ कि इसमें से ये वाला टेट्राहाइड्रल है और ये वाला स्क्वायर है। टेट्राहाइड्रल मतलब जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, तो इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है कैसे आप बताएंगे। तो स्क्वायर पिलर जो कॉम्प्लेक्स होता है ये मोस्टली पाया जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की पर जो होते हैं। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन द ट्रांस इफेक्ट, ये वेरी शॉर्ट ये बहुत पूछता है ट्रांस इफेक्ट। इसी से एक मिलती जुलती टॉपिक आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये भी हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है वेरी शॉर्ट के लिए। डिफाइन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या डिफाइन द ट्रांस इफेक्ट। और यहां पे हमने लिखा है एंड गिव द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स। जो स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो आप शो कीजिए, कोई एक एग्जांपल के साथ आप बताइए कि कैसे ये मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। तो अगर आपको ट्रांस इफेक्ट आएगा देन आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ D1 एंड D9 कॉम्प्लेक्स। D1 और D9 कॉम्प्लेक्स का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है। और या ऐसे पूछ दे कि ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ TiH2O, या इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पूछ दे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे होता है अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके से होता है D1 और D9 का। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको, ये हमारे पास ये D1 और D9 का होता है। डिस्कस द वर्नर थ्योरी विद एग्जांपल। वर्नर जो थ्योरी है, वर्नर ने जो दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर हैं उन्होंने दिया था। तो वर्नर थ्योरी में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात हुई थी कि प्राइमरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी, सेकेंडरी कैसे सेटिस्फाई होगी, प्राइमरी क्या कंपाउंड के बारे में बताती है, सेकेंडरी किस चीज को डिफाइन करती है उसके बारे में। उसके बाद व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फार्मूला आता है, आपने फार्मूला देखा होगा, आपने पढ़ा होगा। हमारे पास फार्मूला होता है K = 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन A, जो भी हमारे पास फार्मूला बनता है ये हमारे पास फार्मूला आता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करें, यहाँ पे T है तो ये हमारे पास है। यहाँ पे कुछ वेरी शॉर्ट थोड़ा 2-3 क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है पूछता है कि इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स, एक और हम लोग इसमें टॉपिक ऐड कर दे इनर्ट या लेबाइल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक चिलेट इफेक्ट मैंने आपको बताया गया कि चिलेट इफेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो पूरा पेपर है ये हम लोगों ने देख लिया। और इस पेपर को मैंने जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, रज्जू भाई यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है और आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था, इन सभी को मिला के उसको थोड़ा सा जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार बार रिपीट करते हैं और जो मेरी तरफ से लगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने इस क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए, इतने क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर उसमें आप क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का दोनों पार्ट, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से किए होंगे। आपका 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।